जितेंद्र भाग कर आओ, नहीं तो ये लड़की मुझे मार देगी। जल्दी जितेंद्र। दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मैं यूपी के भरतपुर का रहने वाला हूँ। वैसे मेरे पास कोई काम था ही नहीं। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपने रिश्तेदारों के यहाँ वहाँ बस घूमता ही रहता था, क्योंकि पापा की सरकारी नौकरी थी और अच्छी तनख्वाह भी मिलती थी। मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। मम्मी घर पर रहकर ही मेरे छोटे भाई की देखभाल किया करती थी, क्योंकि मेरा छोटा भाई मेंटली तौर पर बीमार रहता था और अजीब अजीब सी हरकतें करता था। इसलिए मम्मी उसको कहीं भी छोड़कर नहीं जाती थी। एक दिन मेरा मन मेरे मौसी के घर पे जाने का हुआ। मेरी मौसी उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की रहने वाली है। वो भी पहले यूपी में रहती थी और यहाँ से शिफ्ट होकर अब उत्तराखंड में ही रहने लगी हैं। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, मैं तुम्हारी छोटी बहन के पास उत्तराखंड में 5 दिनों के लिए घूमने के लिए जा रहा हूँ। किसी बात की प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुरंत ही आ जाऊँगा। पहले तो मम्मी ने मुझे मना किया कि हरदम तुम इधर उधर घूमता ही रहता है, कुछ काम धंधा भी कर ले, इतना बड़ा हो गया है। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, काम कर लेंगे, जिंदगी भर तो काम ही काम करना है, अभी घूमने की उम्र है, तो प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। काफ़ी जिद करने के बाद मम्मी ने मुझे जाने के लिए कह ही दिया। मैंने अपना सामान पैक किया और मम्मी से कुछ पैसे लिए और उत्तराखंड की बस पकड़कर अपने मौसी के घर पर चला गया। वहां जाने के बाद सारे घर के मेंबरों से उनका हालचाल पूछा, उनके साथ बैठकर काफ़ी बातचीत की, क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन 5 साल हो चुके थे और यहाँ काफ़ी चेंजेस भी हो चुके थे, क्योंकि 5 साल पहले काफ़ी रोड यहाँ पर ख़राब थी, अगल बगल में ज़्यादा दुकानें नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब सारा चेंज हो चुका था। मौसी ने मेरे घर का भी हालचाल पूछा। मैंने मौसी से कहा कि घर पर सब ठीक हैं, बस मम्मी मेरे छोटे भाई की वजह से थोड़ी परेशान रहती हैं और सारा दिन मेरे छोटे भाई के पास बैठकर उसकी देखभाल करती रहती हैं। मैंने मौसी से कहा कि जितेंद्र कहाँ गया है, जितेंद्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मौसी ने कहा कि वो मार्केट गया है बेटा। मैंने कहा कि मौसी, जितेंद्र का नंबर है। मैंने मौसी से कहा कि जितेंद्र का पुराना वाला ही नंबर चल रहा है या फिर नंबर नया लिया है उसने। मौसी ने कहा कि वो सिम कार्ड ज़्यादा चेंज ही करता रहता है और पहले वाला नंबर उसने बदल दिया है, ये नंबर लिखो और इस पर कॉल करके बात कर लो कि वो इस समय है कहाँ। जिसके बाद मैंने जितेंद्र के पास फ़ोन लगाया और जितेंद्र ने मुझे बताया कि मैं कहाँ पर हूँ और उसने अपनी लोकेशन मेरे व्हाट्सएप पर शेयर कर दी, जिसे मैं फॉलो करता हुआ जितेंद्र के पास आसानी से पहुँच गया। जाने के बाद जितेंद्र से मैंने हालचाल पूछा और हमने एक चाट वाले दुकान पर रुककर चाउमीन खाई और उसके बाद काफ़ी इधर उधर घूमे भी। चाउमीन खाने के बाद जितेंद्र मुझे पहाड़ी के ऊपर ले गया, जहाँ का नज़ारा देखकर मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। ऊपर ठंडी ठंडी हवाएं मेरे दिमाग को अंदर से ठंडा कर चुकी थी। इतना सुकून मुझे कभी भी कहीं जाने पर नहीं मिला था और मैं थोड़ी देर के लिए वहीं बैठ गया। जिसके बाद मौसी का फ़ोन आया कि तुम सब्जी लेकर कब आ रहे हो। मैंने मौसी से कहा कि मौसी, आधे घंटे के बाद घर पर पहुंच ही जाएंगे हम लोग। और थोड़ी देर पहाड़ी पर रुकने के बाद हम सीधा घर चले आए। लेकिन यहाँ आकर देखता हूँ तो मौसी ने हमारे लिए चिकन बनाया था और सब्जी की ज़रूरत ही नहीं थी आज। मैंने मौसी से कहा कि आपने झूठ मूठ का हमारे पास फ़ोन करके डिस्टर्ब कर दिया। हम लोग पहाड़ पे चढ़ के कितना खूबसूरत नज़ारा देख रहे थे। मौसी ने कहा कि तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए चिकन बनाया है और तुम कल भी घूम सकते हो। जिसके बाद हम लोगों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और टीवी देखने लगे और देखते ही देखते रात हो गई। घर के सारे मेंबर एक एक करके सोने के लिए जाने लगे। मौसी ने मुझे कहा कि तुझे नींद नहीं आ रही है। मैंने मौसी से कहा कि मुझे मौसी नींद नहीं आ रही है,
आप जाकर सोइए, मैं थोड़ी देर के बाद सोने आ जाऊंगा। और मैं टीवी के पास अपना मोबाइल निकाल कर कुछ देर के लिए वहीं बैठ गया। मौसी सोने के लिए चली गई, जिसके बाद मैंने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल में डाउनलोड की हुई मूवी देखने लगा। मूवी देखते देखते कब ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा क्यों ना बाहर निकलकर थोड़ी ठंडी हवा खाई जाए। मैं घर से बाहर निकलकर हवा खाने लगा। मैं घर से निकलकर घर के दरवाजे पर बैठकर ठंडी हवाएं लेने लगा। मैंने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन घर के पास एक खंभा था जहां पर लाइटें जल रही थी। तभी अचानक मेरे कानों में किसी लड़की की गाने की आवाज़ आने लगी, और वो एक लड़की की आवाज़ थी जो इतना मधुर गा रही थी, जिसके बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया और अपने जेब से मोबाइल को निकालकर उसकी फ्लैश लाइट ऑन की और उस गाने का पीछा करने लगा जो लड़की गा रही थी, और उस गाने का पीछा करने लगा। मैं कुछ दूर तक चलता ही रहा, तभी अचानक वो गाना बंद हो गया। मैंने सामने की तरफ देखा तो एक बड़े से पत्थर पर एक लड़की बैठी हुई थी, जिसके काफी लंबे लंबे बाल थे। लेकिन मैं अचंभे में था कि इतनी रात को ये लड़की यहाँ बैठकर गाना क्यों गा रही है, और इसके आसपास कोई आदमी है ही नहीं, और इस गाने को वो किसे सुनाना चाहती है। मैं उस लड़की के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उस लड़की से मैंने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। और अगले ही पल जैसे वह लड़की मेरी तरफ मुड़ी, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो लड़की अचानक पत्थर से उठ खड़ी हुई। उस लड़की की हाइट ज्यादा नहीं थी, मात्र 4-4.5 फुट की थी, लेकिन उसका फेस इतना ज्यादा ब्रूटली था जिसे देखकर मेरे पसीने छूटने लगे। जिसके बाद वो लड़की काफी जोर से चिल्लाई, और चिल्लाने के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कस के दबाने लगी। मैं उस हाथ को अपने हाथ से हटाने की बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने मेरे हाथ को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि मैं चाहकर भी नहीं हटा पाया। जिसके बाद मैं चिल्लाने लगा कि जितेंद्र मुझे बचाओ, नहीं तो ये पागल लड़की मुझे मार देगी, जितेंद्र। और वो लड़की मुझे खींचती हुई अपने साथ पता नहीं कहाँ ले जाने लगी। मैं बीच बीच में जितेंद्र को आवाज़ लगा रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ शायद उस तक पहुँच भी रही थी या नहीं। जिसके बाद मैं और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैं कहने लगा कि मेरी आवाज़ कोई सुन रहा है, अगर कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है तो मुझे प्लीज़ बचाने आओ, नहीं तो ये लड़की मुझे मार देगी। तभी नीचे की तरफ से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी कि कौन है वहाँ पर, कौन है। मैंने उस आदमी की आवाज़ सुनकर आंसर दिया कि मुझे बचाओ, नहीं तो ये पागल लड़की मुझे मार देगी। जिसके बाद नीचे खड़ा हुआ आदमी आवाज देता हुआ मेरी तरफ आगे बढ़ने लगा, और कुछ समय बाद वो आकर उस लड़की के सामने खड़ा हो गया। जिसके बाद वो लड़की उस आदमी को अपने पास खड़ा देखकर काफी जोर से चिल्लाई, और उस आदमी को धक्का देकर हमारे पास से पहाड़ों की तरफ भाग गई। वो इतनी तेज भागी कि मैं ठीक से उसे देख नहीं पाया कि वो किस ओर भागी। जिसके बाद मैंने उस आदमी को जाकर उठाया। खड़ा होकर वो आदमी मुझसे पूछने लगा कि इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर रात में घूमना सख्त मना है। अगर मैं टाइम पर तुम्हारे पास नहीं आता तो आज शायद ये लड़की तुम्हें मार देती। और इस लड़की का यही काम है, वो अपने गाने को सुनाकर दूसरों को सम्मोहित कर लेती है, जिसके बाद वो गुमराह कर अपने साथ कहीं दूर ले जाकर उन आदमियों को मार देती है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से अपने घर जा रहा था।
अगर मैं नहीं होता तो आज तुम ऊपर चले गए होते। जिसके बाद चले और वो आदमी जिसके बाद वो आदमी से नीचे उतर मुझे मेरी मौसी के घर पर छोड़ के गया। मैंने घर पहुंचकर सारी बात मौसी को बताई। मौसी मुझे डांटने लगी और कहने लगी कि शायद हमारी ही गलती थी, मैंने तुम्हें यहाँ के बारे में बताया नहीं। वह लड़की अक्सर यहाँ वहाँ पहाड़ों पर गाने गाते हुए घूमती रहती है और शायद तुम भी इसी गलतफहमी में पड़ के उसके पास चले गए थे। लेकिन आइंदा ध्यान देना, कभी भी पहाड़ी इलाकों में रात के समय कहीं नहीं घूमने जाना। जिसके बाद मैं अपने मौसी के घर पे 5 दिन रहा और काफ़ी इंजॉय किया, लेकिन केवल दिन में, रात में भूल के भी नहीं। लेकिन दोस्तों मुझे आज तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर वो लड़की कौन थी और क्या उस लड़की का मोटिव था। तो दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक। आशा करता हूँ कि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।